हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम त्रिपक्षीय संघर्ष और राजपूत डायनेस्टी को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल तक हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद में भारत कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था। इसी समय राजपूत शासकों का उदय हुआ था। राजपूतों ने 6वीं से लेकर 7वीं शताब्दी के दौरान उत्तर भारत में एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरना शुरू किया था। ये मेनली क्षत्रिय वर्ग से संबंधित माने जाते हैं और अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। राजपूत अपने वंश को पौराणिक वंशावलियों से भी जोड़ते हैं, जैसे कि सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी। इनका मतलब ये होता है कि सूर्यवंशी का सूर्य देवता के वंशज, इनमें इक्ष्वाकु और भगवान राम शामिल थे। चंद्रवंशी चंद्र देवता के वंशज, जिनमें यदु और श्री कृष्ण शामिल थे। अग्निवंशी मतलब अग्निकुंड से उत्पन्न माने जाते हैं, जिनमें प्रतिहार, चौहान, परमार, सोलंकी जैसे राजवंश आते हैं। तो ये हर्षवर्धन के बाद हमको समझ में आया कि भारत कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था। इसी समय राजपूत शासकों का उदय हुआ था। तो प्रमुख राजपूत वंश और उनके संस्थापक को हम डिस्कस करते हैं। पहले देखिए, एक जनरल ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर थोड़ा डिटेल में हम इन पे चर्चा करेंगे। चौहान राजवंश की बात करें तो 7वीं शताब्दी के दौरान इसका उदय हुआ था। राजधानी क्या थी इसकी? अजमेर और दिल्ली। संस्थापक कौन रहे हैं इसके? वासुदेव रहे हैं। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव। राजवंश और उनके संस्थापक पे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी ट्रिक बना रखी है, आप ट्रिक वाले सेक्शन में देख सकते हैं। इजीली आप उसको याद रख पाएंगे। प्रतिहार की बात करते हैं। प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने करी थी? नागभट्ट प्रथम ने करी थी और इसकी राजधानी रही है कन्नौज और अवंती। 730 से लेकर 1036 तक के दौरान प्रतिहार राजवंश का हमको वर्चस्व नजर आता है। इसके बाद में हम परमार राजवंश की बात करते हैं। तो इस राजवंश की जो संस्थापक रहे हैं वो उपेंद्र रहे हैं, लेकिन सियाग द्वितीय ने इसे सबसे शक्तिशाली बनाया। इसकी राजधानी की बात करें तो उज्जैन और धार रही हैं। 800 से लेकर 1305 तक का इसका शासन हमको देखने को मिलता है। चालुक्य और सोलंकी राजवंश की बात करते हैं तो 942 से लेकर 1243 तक का इसका समयकाल चलता है। इसकी राजधानी रही है अनिलवाड़ा और संस्थापक कौन रहे हैं? मूलराज प्रथम। राजपूत वंश की बात करें तो 753 से लेकर 982 तक इसका समयकाल चलता है। मलखेड़ इसकी राजधानी रही है और इसके संस्थापक रहे हैं दंतीदुर्ग। चंदेला राजवंश की बात करें तो 831 से लेकर 1203 तक का इसका समयकाल चलता है। खजुराहो, महोबा और कलिंजर इसकी राजधानी रही है। नन्नुक चंदेला जो है इसके संस्थापक थे। कलचुरी वंश की बात करें, कलचुरी चेदी वंश की, तो समयकाल चलता है इसका 850 से लेकर 1182 तक का। इसकी राजधानी रही है त्रिपुरा और संस्थापक कौन रहे हैं? कोकला प्रथम। कोकल प्रथम भी इन्हें बोला जाता है। अगले राजवंश की बात करते हैं, गढ़वाल या फिर राठौर राजवंश। 1090 से लेकर 1194 तक इसका समयकाल हमको दिखता है। इसकी राजधानी की बात करें तो कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था और संस्थापक कौन रहे हैं? चंद्रदेव रहे हैं। तोमर राजवंश की बात करें तो 8वीं से लेकर 12वीं सदी के बीच में तोमर राजवंश का हमको समयकाल नजर आता है। राजधानी रही है ढिल्ली का मतलब दिल्ली और संस्थापक कौन थे? अनंगपाल प्रथम। एक और राजवंश की बात करते हैं, सिसोदिया राजवंश, गुहिलोत। 8वीं सदी से लेकर 1947 तक इसका समयकाल चलता है। राजधानी रही है चित्तौड़, उदयपुर। संस्थापक कौन थे? बप्पा रावल। तो ये इंपॉर्टेंट राजपूत वंश और उनके संस्थापक को हमने डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था हर्षवर्धन के शासनकाल को, है ना। 700 ईस्वी के आसपास तक का हमको हर्षवर्धन का शासनकाल नजर आता है। उसके बाद से लेकर 1200 तक ईस्वी के बीच का जो समयकाल रहा, उस समयकाल को बेसिकली हम त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जानते हैं। इस दौरान हमको अलग अलग राजपूत वंश जो है वो देखने को मिलते हैं। फिर 1200 के बाद में दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाता है। तो 700 से लेकर 1200 के बीच तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग राजवंश का उदय हुआ था। उन्हीं राजवंश को हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। चलिए, सबसे पहले हम चौहान राजवंश की बात करते हैं। चौहान राजवंश की बात करें तो इसका समयकाल चलता है 7वीं सदी से लेकर 1192 तक। राजधानी क्या रही है? अजमेर और दिल्ली। संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। यह वंश राजस्थान और दिल्ली क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। पृथ्वीराज चौहान इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, चौहान वंश के, जिन्होंने मोहम्मद गौरी के खिलाफ जो तराइन के 2 युद्ध हुए थे 1151 और 1192 में, वो लड़ाई किसने लड़ी थी? पृथ्वीराज चौहान ने लड़ी थी। अजमेर और दिल्ली में इस वंश ने शासन किया था, चौहान वंश ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं परमार वंश की। तो इसका समयकाल 800 से लेकर 1305 तक चलता है मालवे एरिया में। राजधानी क्या रही है? उज्जैन और धार। संस्थापक कौन थे? उपेंद्र कृष्णराज। सियाग द्वितीय ने इस वंश को शक्तिशाली बनाया था। राजा भोज 1010 से लेकर 1055 तक इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे,
जो धारा नगरी मध्य प्रदेश में शासन करते थे। राजा भोज एक महान विद्वान और योद्धा थे जिन्होंने सरस्वती, कंठाभरण जैसी किताबें लिखी हैं। इस वंश के दौरान धार और उज्जैन सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र थे। इसके बाद हम बात करते हैं चालुक्य सोलंकी वंश की। एरिया था गुजरात, काठियावाड़। समय चलता है इसका 942 से लेकर 1243 ईस्वी तक। राजधानी क्या रही है? अनिलवाड़ा। संस्थापक कौन थे? मूलराज प्रथम थे। गुजरात में सोलंकी वंश का शासन हमको देखने को मिलता है, जिसे चालुक्य वंश की एक शाखा भी माना जाता है। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक भीमदेव प्रथम और कर्णदेव प्रथम थे। सिद्धराज जयसिंह 1094 से लेकर 1143 तक इस वंश के महानतम शासक के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। रुद्र महालय और मोटेरा सूर्य मंदिर इस वंश के योगदान थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं चंदेला वंश की। समय काल चलता है 831 से लेकर 1203 तक का। राजधानी रही है खजुराहो, महोबा और कालिंजर। संस्थापक कौन रहे? नन्नुक चंदेला। इस वंश ने बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से जो हैं उनमें शासन किया था। धंगदेव और विद्याधर इस वंश के महानतम शासक थे। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर इन्हीं के शासनकाल में बने थे। किनके शासनकाल में? चंदेल वंश के दौरान। इन्होंने महमूद गजनवी के आक्रमणों का भी सामना किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कलचुरी वंश की। कलचुरी चेदी वंश। समय काल चलता है 850 से लेकर 1182 तक का। राजधानी रही है त्रिपुरा। संस्थापक कौन थे? कोकल प्रथम। कलचुरी वंश ने मध्य भारत, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इनमें शासन किया था। गंगा देवी और कर्णदेव इस वंश के प्रमुख शासक थे। यह वंश चंदेलों और परमारों के साथ लगातार संघर्ष करता रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं गढ़वाल राठौर वंश की। समय काल चलता है 1090 से 1194 तक का, लगभग 1200 ईस्वी के आसपास तक का। राजधानी रही है कन्नौज। संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव थे। जयचंद गढ़वाल इस वंश के प्रसिद्ध शासक थे जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के समय शासन कर रहे थे। 1194 में मोहम्मद गौरी ने इस वंश को हराकर इसका अंत कर दिया था। आगे हम बात करते हैं तोमर वंश की। इसका एरिया कौन सा था? हरियाणा, दिल्ली, इस एरिया में। समय काल क्या रहा इस वंश का? 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का। राजधानी रही है दिल्ली का, मतलब दिल्ली। तोमर वंश ने दिल्ली क्षेत्र में शासन किया था। इसे एक महत्वपूर्ण नगर बनाया। अनंगपाल तोमर प्रथम ने दिल्ली की स्थापना की। अनंगपाल तोमर द्वितीय ने लाल कोट, दिल्ली का जो सबसे पुराना किला है, उसे बनवाया था। इसके बाद में हम गुहिलोत या फिर सिसोदिया राजवंश की बात करते हैं तो इसका समय काल देखने को मिलता है 8वीं सदी से लेकर 1947 तक का। राजधानी रही है चित्तौड़ और उदयपुर। संस्थापक कौन थे? बप्पा रावल थे। यह सबसे प्रसिद्ध राजपूत वंश था जिसने मुगलों और अन्य आक्रमणकारियों का कड़ा विरोध किया था। महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धा इसी वंश से संबंधित थे। इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में जो हुआ था उनमें मुगलों का सामना किया था। तो ये हमने प्रमुख राजवंशों को डिस्कस किया, उनके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेलिंग भी कवर करी है। आगे फ्रेंड्स अब हम त्रिपक्षीय संघर्ष को डिस्कस करते हैं। 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच में हमको देखने को मिलता है। हर्षवर्धन के शासनकाल को हमने डिस्कस किया था। लगभग 700 ईस्वी तक का हर्षवर्धन का शासनकाल चलता है। तो जब हर्षवर्धन का निधन हुआ था उसके बाद में उत्तर भारत में कोई भी एक शासक नहीं बचा था जो पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण रख सके और सत्ता चला सके। धीरे धीरे भारत जो है छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था और राजपूत वंश का उदय होने लगा था। लेकिन उत्तर भारत में असली लड़ाई कन्नौज पर कब्जा करने के लिए शुरू हो जाती है। कन्नौज इतना महत्वपूर्ण क्यों था इसको हम समझते हैं। कन्नौज उत्तर भारत का सबसे समृद्ध और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर था। जिसके पास कन्नौज होगा वह पूरे उत्तर भारत पर शासन कर सकता था। इसी कारण से 3 शक्तिशाली राजवंश पाला, प्रतिहार और राजपूत ने इस पर कब्जा करने के लिए लड़ाई शुरू करी। भारत में जब 3 शक्तिशाली राजवंशों के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष छिड़ा हुआ था तो इसका असर पूरे उत्तर भारत पर पड़ा। 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी में 3 प्रमुख राजवंश शक्तिशाली हुए थे, पाला वंश, प्रतिहार वंश और राजपूत वंश। पाला वंश के जो संस्थापक थे वो थे गोपाल, प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम और राजपूत वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग। त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले पाला वंश शक्तिशाली था। इसके बाद प्रतिहारों ने कन्नौज को जीता, फिर बाद में राजपूतों ने हावी होने की कोशिश की थी। इस युद्ध ने तीनों साम्राज्यों को कमजोर कर दिया और अंततः राजपूतों के लिए रास्ता खुल गया था। इसी संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। एक एक करके हम तीनों राजवंश को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पाल वंश की बात करते हैं। 750 से लेकर 1150 ईस्वी तक इसका समय हमको देखने को मिलता है। पूर्वी भारत के शक्तिशाली शासक पाल वंश। संस्थापक कौन रहे? गोपाल रहे। 750 ईस्वी में मतलब एडी में इसकी स्थापना होती है वंश की। राजधानी रही है मुंगेर, बिहार।
पाला वंश बंगाल और बिहार में शासन करता था। इसके महत्वपूर्ण शासकों की बात करें तो गोपाल थे। 750 से लेकर 770 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। विधानसभा से चुने जाने वाले पहले राजा थे, लोकतांत्रिक तरीके से राजा बने थे। बंगाल और बिहार में एक सशक्त राज्य की स्थापना की इन्होंने। बंगाल की अराजक स्थिति को मत्स्य न्याय कहा जाता था। इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और गोपाल ने ओदंतपुरी में एक बौद्ध मठ भी बनाया था। इसके बाद धर्मपाल अगले शासक हुए। 770 से लेकर 810 ईस्वी तक इनका शासनकाल चलता है। सबसे शक्तिशाली पाला शासक के रूप में जाने जाते हैं धर्मपाल को उत्तरापत स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत इन्हीं के समय काल में हमको देखने को मिलती है, मतलब इन्हीं के समय काल से शुरू हुई थी। कन्नौज को जीतने की कोशिश की इन्होंने, लेकिन प्रतिहारों से हार गए। नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के लिए प्रमुख शिक्षा केंद्र बने। इनके बाद देवपाल आते हैं। 810 से लेकर 850 ईस्वी तक शासन करते हैं। पाला साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार इन्होंने किया। असम और ओडिशा तक साम्राज्य फैलाया। बिहार में मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया और परम सौगात की उपाधि धारण की। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष को इन्होंने हराया था। देवपाल ने बौद्ध धर्म को श्रीलंका और तिब्बत तक फैलाया। पाल साम्राज्य की बात करें तो भारत का अंतिम महान बौद्ध राज्य था। बात करते हैं कि पाल या फिर पाला वंश का पतन कैसे हुआ, तो सामंतवादी व्यवस्था कमजोर हो चुकी थी। फिर सेन वंश ने बंगाल में पाला वंश को पराजित कर दिया था। पाला वंश का पतन 12वीं शताब्दी के आसपास हुआ और भारत में बौद्ध धर्म का पतन भी इसी समय से शुरू हो जाता है। तो ये हमने पाला वंश को डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं प्रतिहार वंश को। 730 से लेकर 1036 ईस्वी तक प्रतिहार राजवंश हमको देखने को मिलता है। पश्चिम भारत का योद्धा साम्राज्य। इसकी स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी 730 ईस्वी में। हरिश्चंद्र को वंश का संस्थापक माना जाता है, लेकिन असली ताकत नागभट्ट प्रथम के समय हमको देखने को मिलती है। प्रतिहारों को अग्निकुल राजपूत माना जाता है और इन्हें ग्वालियर प्रशस्ति में राम के भाई लक्ष्मण का वंशज भी कहा गया है। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट को मलेच्छों का नाशक कहा गया। राजधानी क्या रही है प्रतिहार वंश की? कन्नौज रही है। युद्ध जीतने के बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है, क्योंकि इनका उदय गुजरात से हुआ था। उत्तर भारत की रक्षा करने वाला वंश, प्रति प्लस हार मतलब शत्रु को रोकने वाला। प्रतिहारों ने अरब आक्रमणों को भी भारत में रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। इनके अलग अलग शासकों को डिस्कस करें तो सबसे पहले हम नागभट्ट प्रथम की बात करते हैं। 730 ईस्वी से लेकर 756 ईस्वी तक इनका शासनकाल चलता है। नागभट्ट प्रथम राजवंश की नींव रखने वाले प्रतिहार शासक थे। अरब आक्रमणकारियों को इन्होंने हराया था, जो सिंध पर कब्जा करने के बाद भारत में आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। राजपूतों से संघर्ष किया इन्होंने, जो दक्षिण भारत में शक्ति बढ़ा रहे थे। उन्होंने मालवा और गुजरात क्षेत्र में अपनी शक्ति स्थापित की। नागभट्ट प्रथम के शासनकाल में अरबों का प्रभाव भारत में बढ़ रहा था, लेकिन उन्होंने गुजरात और राजस्थान में अरबों की सेना को हराकर उन्हें वापस खदेड़ दिया। ये विजय इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे भारत में इस्लामी आक्रमणकारियों का प्रवेश कुछ शताब्दियों तक रुका रहा। इसके बाद में इंपॉर्टेंट इसके शासक होते हैं मिहिर भोज। 836 से लेकर 885 ईस्वी तक इनका शासनकाल चलता है। प्रतिहार वंश के सबसे महान और शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। 838 ईस्वी में कन्नौज पर इन्होंने अधिकार किया, जिससे प्रतिहार राज्य की शक्ति बढ़ गई। प्रतिहार वंश का पुनर्निर्माण भी इन्होंने किया, इसे एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। अरब यात्री अल मसूदी ने प्रतिहार साम्राज्य को अल जुजुर कहा है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हराकर मालवा पर इन्होंने नियंत्रण किया। उनके सिक्कों पर आदिवराव शब्द अंकित था, जिससे उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता था। शिव और विष्णु मंदिरों का निर्माण इन्होंने करवाया, जिससे हिंदू धर्म का उत्थान हुआ। अरब यात्री अल मसूदी ने प्रतिहारों को भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बताया था। मिहिर भोज की विजय से कन्नौज भारत का सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र बन गया था। उन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार वंश शामिल थे। प्रतिहार राजवंश में ही अगले इंपॉर्टेंट शासक होते हैं वत्सराज। 775 से लेकर 800 ईस्वी तक इनका शासन चलता है। प्रतिहार वंश के शक्तिशाली शासकों में से एक थे। पाल वंश के राजा धर्मपाल को इन्होंने हराया था। उत्तर भारत में प्रतिहारों की शक्ति को बढ़ाया और राजपूतों से संघर्ष किया और अपनी सीमाओं का विस्तार भी किया। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत वत्सराज के समय ही मानी जाती है। पाल वंश की बात करें मतलब बंगाल के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। राष्ट्रकूट वंश की बात कर रहे हैं मतलब दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं। इन दोनों के साथ में इन्होंने युद्ध किया। इनकी विजय के कारण उत्तर भारत में प्रतिहारों की सत्ता और प्रभाव जो है वो बढ़ता है। आगे हम बात करते हैं कि प्रतिहार वंश का पतन कैसे हुआ।
डिक्लाइन ऑफ द प्रतिहार डायनेस्टी। तो प्रतिहार के पतन के प्रमुख कारण डिस्कस करें तो त्रिपक्षीय संघर्ष हमको देखने को मिलता है। त्रिपक्षीय संघर्ष ने प्रतिहारों को कमजोर कर दिया था। राजपूतों और पालों के लगातार हमलों से साम्राज्य कमजोर हो गया था। 915 से लेकर 918 ईस्वी में राजपूत राजा इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर हमला किया और इसे नष्ट कर दिया। 963 ईस्वी में राजपूत राजा कृष्ण तृतीय ने प्रतिहारों को पूरी तरीके से हरा दिया। चौहान, तोमर और चंदेला जैसे राजपूत वंश उभरने लगे थे, जिससे प्रतिहारों की शक्तियां कम हो गई थी। 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया, जिससे प्रतिहार वंश पूरी तरीके से समाप्त हो गया। तो इस तरीके से हमको प्रतिहार राजवंश का पतन नजर आता है। इसके बाद हम बात करते हैं राजपूत वंश की। 752 से लेकर 973 ईस्वी तक इसका शासनकाल हमको देखने को मिलता है। दक्षिण भारत का दिग्गज योद्धा। राजपूत वंश दक्षिण भारत में शक्तिशाली था। राजपूत वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी और उसने उज्जैन में हिरण्य गर्भदान महायज्ञ किया था। ध्यान रखिएगा, राजपूत वंश के संस्थापक कौन रहे? दंती दुर्ग रहे हैं। राजधानी क्या रही है? मलखेड़ रही है, कर्नाटक। चालुक्यों को हराकर राजपूत वंश की स्थापना हुई थी। प्रमुख शासकों की उपलब्धियों की बात करें तो पहले इंपॉर्टेंट शासक आते हैं गोविंदा तृतीय। 793 से लेकर 814 ईस्वी तक इनका शासनकाल चलता है। सबसे शक्तिशाली राजपूत शासक थे। इन्होंने पाला शासक, धर्मपाल और दक्षिण के कई राजाओं को हराया था। दक्षिण भारत और कन्नौज दोनों को प्रभावित किया। उसने केरल, पांड्य और चोल राजाओं को भी हराया और पल्लवों को भी कमजोर किया। उसने जयंतु प्रभुत्वर्ष तृतीय की उपाधि धारण की थी। इसके बाद में राजपूत वंश के अगले प्रमुख शासक आते हैं अमोघवर्ष। 814 से लेकर 878 ईस्वी तक इनका शासनकाल दिखता है। राजपूतों का महान सांस्कृतिक शासक, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजपूत राजा थे अमोघवर्ष प्रथम। कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मालिका नामक पुस्तकें इन्होंने लिखी। कविराज मार्ग कन्नड़ भाषा की पहली काव्य पुस्तक मानी जाती हैं। राजपूतों को सांस्कृतिक ऊंचाई तक इन्होंने पहुंचाया। उनके समय में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था, जिसने राजपूतों के साम्राज्य की प्रशंसा की थी। ध्यान रखिएगा, कविराज मार्ग पहली कन्नड़ साहित्यिक कृति मानी जाती है। अमोघवर्ष शस्त्रों के बजाय संस्कृति और कला के विकास में रुचि रखते थे। उन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेत, जो कि वर्तमान कर्नाटक है, उसको एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र बनाया था। इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट शासक की बात करें तो वो आते हैं कृष्ण प्रथम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कैलाश मंदिर निर्माता के रूप में इन्हें जाना जाता है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण इन्होंने ही कराया था। यह भारत का सबसे बड़ा एकल पत्थर से बना शिला निर्मित मंदिर है, रॉकेट मंदिर है ये। राजपूतों की सैन्य शक्ति को इन्होंने मजबूत किया और नए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। कैलाश मंदिर दुनिया की सबसे भव्य शिला निर्मित संरचनाओं में से एक है। इस मंदिर का निर्माण ऊपर से नीचे की तकनीक से किया गया है, जो इसे अद्वितीय बनाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसमें बारीक नक्काशी और विशाल मूर्तियां हमको देखने को मिलती हैं। इसके बाद में अगले राजपूत शासक की हम बात करते हैं, जो कि है इंद्र तृतीय। 915 से लेकर 927 ईस्वी तक इनका शासनकाल चलता है। उत्तर भारत पर राजपूतों की विजय। कन्नौज पर आक्रमण करके प्रतिहार राजा महिपाल को इन्होंने पराजित किया। उत्तर भारत में अपनी शक्ति को मजबूत किया और स्वयं को सबसे शक्तिशाली राजा बनाया। इस दौरान अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था, जिसने राजपूत साम्राज्य की समृद्धि की प्रशंसा की। इंद्र तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों को कमजोर किया। उन्होंने कन्नौज को लूटकर प्रतिहारों की शक्ति को समाप्त कर दिया। इनके शासनकाल में राजपूत साम्राज्य अपने चरम पर था। बात करते हैं कि राजपूत वंश का पतन कैसे हुआ, तो चालुक्य और यादव वंश की बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका रही इस दौरान। 973 ईस्वी में पश्चिमी चालुक्य वंश ने राजपूतों को पराजित किया। राजपूतों के पतन के बाद दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य सबसे शक्तिशाली हुआ था। बार बार होने वाले युद्धों और प्रशासनिक समस्याओं के कारण राजपूत साम्राज्य कमजोर हो गया। तो इस तरीके से राजपूत साम्राज्य का हमको पतन देखने को मिलता है। ये दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राजवंशों में से एक था। मेन चालुक्यों और चोलों के बढ़ते प्रभाव के कारण राजपूत साम्राज्य का पतन हुआ था। तो ये हमने तीनों वंशों को अच्छे से डिस्कस किया। बात आती है कि इस त्रिपक्षीय संघर्ष का अंत कैसे हुआ और उसका परिणाम क्या रहा। तो चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। तीनों साम्राज्य पाल, प्रतिहार और राजपूत कन्नौज के लिए दशकों तक लड़ते रहे, लेकिन इस लंबे युद्ध ने किसी को भी पूरी तरीके से विजयी नहीं बनाया था, बल्कि सभी इतने कमजोर हो गए कि उनके पतन का रास्ता खुल गया था। प्रतिहार वंश की हार के बाद उत्तर भारत में कई राजपूत वंश जैसे कि चौहान, तोमर, चंदेला ये उभरने लगे थे। उधर पूर्वी भारत में पाल वंश समाप्त हुआ, उनकी जगह सेन वंश ने ले ली। दक्षिण में भी राजपूत वंश कमजोर हुए तो उनकी जगह
चालुक्य और यादव वंश का उदय हुआ। लेकिन इस संघर्ष का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि उत्तर भारत पूरी तरीके से बिखर गया। कमजोर राज्यों को देखकर विदेशी शासकों की नज़र इस भूमि पर पड़ी और 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली सल्तनत की नींव रख दी थी। त्रिपक्षीय संघर्ष ने भारत को राजनीतिक रूप से इतना कमजोर कर दिया कि तुर्क आक्रमणकारियों को आसानी से जीतने का मौका मिल गया। यह लड़ाई सिर्फ एक भूभाग के लिए नहीं थी, बल्कि इसने भारत के भविष्य को भी बदल दिया। तो इस तरीके से त्रिपक्षीय संघर्ष का अंत हमको दिखता है और परिणाम हमको नजर आता है। तो आई थिंक आपको पूरा अच्छे से स्टोरी समझ में आ गई होगी। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था, कैसे इसका अंत हुआ, अलग अलग राजवंशों के बारे में हमने जरूरी इंफॉर्मेशन कवर करी जो एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और सॉल्व करते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन हैं, इससे आपको समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, आदिवराव की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? किसने धारण करी थी? मिहिर भोज ने धारण करी थी। टाइटल ऑफ आदिवरा। अगला क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण क्या था? कन्नौज पर नियंत्रण करना। ए आंसर। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? किसने बनाया था? कृष्ण प्रथम ने। अरब यात्री अल मसूदी ने किस भारतीय वंश को अल जुजुर कहा था? किस वंश को कहा था? प्रतिहार वंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मत्स्य न्याय का अर्थ क्या है? मत्स्य न्याय का अर्थ है बलशाली द्वारा कमजोर का शोषण। सी आंसर। तो देखिए इस तरीके से इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से बना लिए होंगे। बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये त्रिपक्षीय संघर्ष वाला टॉपिक कंप्लीट होता है एंड राजपूत राजवंशों को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। कभी भी इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा, अब आप 100% क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आओगे। अब आपको करना यह है कि टेस्ट वाले सेक्शन में मैंने और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, अच्छे से टेस्ट की प्रैक्टिस करिए। जितनी आप टेस्ट की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ती है। तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए फ्रेंड्स, 100% आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू।